हेलो एंड वेलकम टू AK स्टडी हब। आज हम लोग देखने वाले हैं 8 सितंबर का द हिंदू। ओके, एज यूजुअल हम सबसे पहले हमारे देखेंगे कोट फॉर द डे। ओके, तो आज का कोट फॉर द डे मैंने लिया एक एंशिएंट थिंकर से जिनका नाम है एरिस्टोटल। ठीक है, इनका नाम है एरिस्टोटल। ओके, तो एरिस्टोटल क्या कहते हैं देखते हैं हम लोग। ही सेड क्रिटिसिज्म, ओके, क्रिटिसिज्म इज समथिंग वी कैन अवॉइड इजीली। ठीक है, क्रिटिसिज्म जो है उसे हम इजीली अवॉइड कर सकते हैं आसानी से। उसके लिए क्या करना है देखिए, बाय सेइंग नथिंग, डूइंग नथिंग एंड बीइंग नथिंग। ठीक है, अगर आप कुछ बोलो नहीं, ठीक है, आप कुछ करो नहीं और आप एग्जिस्टेंस में मत रहो, मतलब बीइंग नथिंग, कुछ करना ही नहीं आपको, ठीक है, तभी आप क्रिटिसिज्म को अवॉइड कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि क्रिटिसिज्म को आप कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते हो। सिंपल सी बात है। तो क्रिटिसिज्म ऐसी चीज है जो होने ही वाला है। आप कितना ही अच्छा करो, कितना ही बुरा काम करो, क्रिटिसिज्म आप हमेशा फेस करोगे। तो जब भी ये हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी, इंटरनेशनल पॉलिसीज को लेके क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, ठीक है, जैसे इंडिया का तालिबान को लेके जो स्टैंड है उसके ऊपर काफी क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। ठीक है, इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम को लेके क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। ठीक है, इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बार हम लोग एक ऐसा हो जाता है कि हम पॉजिटिव साइड्स छोड़ देते हैं और सिर्फ नेगेटिव पे ज्यादा एम्फोसाइज करते हैं। ठीक है, तो इस चक्कर में क्या हो जाता है कि हम लोग बहुत ज्यादा पेसिमिस्ट हो जाते हैं। तो आपको ये चीज समझना जरूरी है कि क्रिटिसिज्म जो होता है, और अपने ऐसे जहां पे भी आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज को लिखना है, ठीक है, और जहां आपको पॉलिसीज का जो नेगेटिव इफेक्ट है उनको आपको डिफेंड करना होगा, वहां पे आपको ये कोट यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, क्या कोट है ये एरिस्टोटल का कि क्रिटिसिज्म इज समथिंग वी कैन अवॉइड इजीली बाय सेइंग नथिंग, डूइंग नथिंग एंड बीइंग नथिंग। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म इजीली अवॉइड किया ही नहीं जा सकता, क्रिटिसिज्म को आप अवॉइड नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट एरिस्टोटल हैज टू से। विद दैट हम लोग जाएंगे हमारा डेली डोज ऑफ वोकैब के। ठीक है, वोकैब में हम लोग देखेंगे आज के न्यूज़पेपर में कौन से वर्ड थे। तो पहला था लेजिस्लेशन। ठीक है, लेजिस्लेशन क्या है? इट्स अ नाउन। उसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ मेकिंग और एनेक्टिंग लॉज। ठीक है, जो एक्ट है जिसमें लॉज को बनाया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग बिल से फिर बिल को पास करते हैं, ठीक है, लोकसभा से राज्यसभा, कभी राज्यसभा से लोकसभा में पास होते हैं, फिर एक बार उसको प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाता है, फिर वो लॉ बन जाता है। ठीक है, तो जो प्रोसेस है पूरी उसे बोला जाता है लेजिस्लेशन। जैसे सिनोनिम्स हम देखेंगे, लॉ मेकिंग एंड लेजिस्लेटिंग, दिस आर द सिनोनिम्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वर्ड एम्यूलेट। ओके, एम्यूलेट मतलब क्या होता है? ये एक वर्ब है। इसका मतलब देखो, कंपीट विद सक्सेसफुली और अप्रोच और रीच इक्वालिटी विथ। ठीक है, कंपीट विद सक्सेसफुली मतलब किसी एक चीज के साथ आप सक्सेसफुली कंपीट कर रहे हो। ठीक है, उसके साथ आप कंपटीशन में हो, सक्सेसफुली आप कंपीट कर रहे हो, या फिर उसके साथ उसके जैसा बन रहे हो। ठीक है, किसी भी एक चीज के जैसा बन रहे हो। जैसे यहां पे इसका एक हम एग्जांपल देखेंगे, दिस आर्टिस्ट ड्राइंग कैन नॉट एम्यूलेट हिज वाटर कलर्स। ठीक है, ये जो आर्टिस्ट है उसकी जो ड्राइंग है ना, ठीक है, उसके वाटर कलर्स के इतना एम्यूलेट नहीं कर पा रही, मतलब जितने अच्छी तरीके से उसने वाटर कलर्स यूज किए उतना अच्छा उसका ड्राइंग नहीं। ओके, इस तरीके से जैसे हम लोग बोल सकते हैं हर स्पीच और हर स्पीकिंग एबिलिटी, ठीक है, और हर ओरेटरशिप इज नॉट एम्यूलेटिंग हर राइटिंग, हर राइटिंग अचीवमेंट्स। ठीक है, मतलब उसके राइटिंग के इतना उसका ओरेटरशिप अच्छा नहीं है। ओके, या फिर अगर अच्छा होगा तो वी कैन से इट एम्यूलेट्स हर राइटिंग स्टाइल या राइटिंग career। ठीक है, these are the words we can use। next देखो exorbitant, exorbitantly। ठीक है, the word यहाँ पे adverb हमने यूज किया है exorbitantly। exorbitantly मतलब बहुत ज्यादा हाई। ठीक है, बहुत हाई। तो हम देखेंगे इसका मतलब टू बी exorbitant डिग्री, बहुत ज्यादा हाई होना। ठीक है, इसका एक हम लोग वर्ड भी देख सकते हैं कि हाई। ओके, बहुत ज्यादा। ओके, सिनोनिम्स हम लोग देखेंगे extraordinarily, ओके, या फिर यूशियसली। ओके, दीज आर द सिनोनिम्स। इसका एग्जांपल देखते हैं, प्राइस आर एक्सॉर्बिटेंटली हाई इन द कैपिटल, मतलब बहुत ज्यादा हाई, बहुत ज्यादा डिग्री में यहां चले गए प्राइसेस। ठीक है, महंगाई बढ़ गई, तो एक्सॉर्बिटेंट, द प्राइसेस आर एक्सॉर्बिटेंटली हाई, बहुत ज्यादा हाई। ठीक है, एक हद से ज्यादा। नेक्स्ट देखो इररिवर्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल का ये एंटोनिम है इररिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब ऐसी चीज है जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं। इररिवर्सिबल मतलब ऐसी चीज है जिनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। लाइक इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिवर्स्ड, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिवर्स्ड, राइट। एग्जांपल देखते हैं हम लोग, इररिवर्सिबल मॉन्यूमेंट्स टुवर्ड्स रिवोल्यूशन। ठीक है, इररिवर्सिबल मोमेंटम। ओके, मोमेंटम मतलब एक पेस को प्राप्त करना। ठीक है, एक पेस पे आ जाना। ठीक है, इररिवर्सिबल मोमेंटम टुवर्ड्स रिवोल्यूशन। ओके, द इररिवर्सिबल एक्ट ऑफ मर्डर। ठीक है, आपने एक बार मर्डर कर दिया, किसी ने कर लिया, तो इट इज इररिवर्सिबल, उसको दोबारा हम लोग लाइफ नहीं दे सकते, राइट। इररिवर्सिबल में ऐसी चीज जिसको हम लोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखो एक्सपोनेंशियल।
एक्सपोनेंशियल मतलब ऑफ और इन्वॉल्विंग एक्सपोनेंट्स, ठीक है। एक्सपोनेंशियल और हमने पहले एक्सपोनेंशियल मतलब बहुत ज्यादा, राइट, तादाद में ज्यादा, ठीक है, जिसका जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होगा। जैसे हम लोग देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, बहुत ज्यादा ग्रोथ, ओके, बहुत ज्यादा तरीके से। जैसे हमने लास्ट टाइम इडियम्स एंड फ्रेजेस में देखा था लीप्स एंड बाउंड्स, ठीक है, वैसे इसको मतलब हम लोग यहां पे ले सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, बहुत ज्यादा ग्रोथ। नेक्स्ट देखिए सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब होता है बेसिकली होपफुल या कॉन्फिडेंट, ठीक है, कॉन्फिडेंट या होपफुल जिसे हम लोग बोलते हैं। कॉन्फिडेंटली ऑप्टिमिस्टिक एंड चीयरफुल, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक, कॉन्फिडेंस ज्यादा है, होपफुल बहुत ज्यादा है, तो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ सैंग्विन, ओके। अभी विद दैट हम लोग देखेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। आज पहला है हम लोग का ब्लाइंड एली। ब्लाइंड एली का मतलब होता है सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, ऐसा सिचुएशन जिसमें ज्यादा एक लिमिट के आगे आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। ब्लाइंड एली का मतलब कि ऐसे सिचुएशन में आप आगे हो, ऐसे एक एली में आप आगे हो जिसके एक टाइम के बाद आप ज्यादा प्रोग्रेस ही नहीं कर सकते, ठीक है, आप अटक गए हो अभी वहां पे आके, दैट इज ब्लाइंड एली। नेक्स्ट देखोगे ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड मतलब होता है रॉयल या फिर एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट, जो रॉयल डिसेंट से आते हैं ना उनको ब्लू ब्लड बोला जाता है। जैसे द ब्लू ब्लड फ्लोज इन आवर वेन्स, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि ये रॉयल असेंट है, मतलब इसके कोई दादा परदादा कोई राजा या राज के फैमिली से आते होंगे, राइट। नेक्स्ट देखो बर्न द मिडनाइट ऑयल। मिडनाइट मतलब रात का, ऑयल मतलब जलाना है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा लेट नाइट तक स्टडी करना, लेबरिंग या स्टडिंग टिल लेट नाइट, बहुत ज्यादा काम करा रात तक, ओके। शी कुड क्लियर द एग्जाम बिकॉज शी बर्न द मिडनाइट ऑयल, और मे बी शी वाज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब जो दूध अभी गिर गया है वो पूरी तरीके से फैल गया है, ठीक है, उस दूध पे रोके क्या फायदा है, ओके, क्योंकि अब जो होना था हो गया। वही बात कही जा रही, रिग्रेट इन वेन फॉर व्हाट कैन नॉट बी अनडन, ठीक है, जो हो चुका है अभी उसको अनडन तो नहीं कर सकते। दिस इज इरिवर्सिबल एक्ट, अभी दूध गिर गया, अभी कहा दोबारा उसको पतीले में डालोगे, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट, खराब हो गया अभी वो, राइट। नेक्स्ट देखो एंड इन स्मोक। एंड इन स्मोक मतलब कम टू नथिंग, खत्म हो जाना, ओके। एंडिंग स्मोक मतलब जो भी आपने एफर्ट्स लिए थे, ऑल दोज एफर्ट्स दे एंड इन स्मोक, और दे एंडेड इन स्मोक मतलब उनका एफर्ट्स का कुछ हो नहीं पाया, वो खत्म हो गया, ठीक है, कुछ आप पॉजिटिव अचीव नहीं कर पाए उसमें से। एंड इन स्मोक मतलब वो सब खत्म हो जाना या कम टू नथिंग, ओके। अभी हम लोग जाएंगे हमारे हिंदू के एनालिसिस में। क्विकली हम लोग ये पैराग्राफ को पढ़ेंगे, मैं आपको 30 सेकंड्स देता हूँ, ये छोटा पैराग्राफ है तो मैं 20 सेकंड्स दे देता हूँ, 20 सेकंड्स में हम लोग इनको पढ़ेंगे, ओके। ये स्टार्ट करता हूँ मैं टाइम। ओके, हम लोग पढ़ेंगे इसे। साउथ कोरिया न्यूएस्ट लेजिस्लेशन, ठीक है, साउथ कोरिया का जो नया लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन मतलब जो नए एक्ट्स बने हैं, डब्ड द एंटी गूगल लॉ, ठीक है, इसे क्या कहा जा रहा है, न्यूज़पेपर या टेलीविजन उसको क्या डब करके बोल रहे हैं, उसे कहा जा रहा है कि एंटी गूगल लॉ इज समथिंग दैट इंडियन लॉ मेकर शुड कंसिडर एम्यूलेटिंग, ठीक है, जो अपने इंडियन लॉ मेकर्स हैं ना उन्होंने इसे एम्यूलेट करना चाहिए, मतलब इसके बराबरी का एक लॉ बनाना चाहिए। एम्यूलेट करना हमने देखा था, इसका मतलब राइट कि इसके जैसा बनना, इसके इक्वल बनना। तो इंडियन लॉ मेकर्स ने भी ऐसे एक एंटी गूगल लॉ टाइप्स बनाना चाहिए। क्यों, देखो लास्ट वीक इट्स पार्लियामेंट, किसका पार्लियामेंट, इट्स क्या, इंडिया का, ये साउथ कोरिया का, तो ये साउथ कोरिया का पार्लियामेंट पास देन अमेंडमेंट टू द टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस एक्ट विद द एम ऑफ प्रिवेंटिंग ऐप स्टोर ऑपरेटर्स सच एज गूगल and Apple from forcing app developers to use their in-store payment systems for which they charge exorbitantly, ठीक है। तो ये जो लॉ देखो कितना बड़ा स्टेटमेंट है, इसको कट कैसे करेगा, देखो पार्लियामेंट ने क्या किया, एक लॉ पास किया है, ठीक है, वो लॉ क्या कर रहे हैं, उन्होंने बेसिकली अमेंडमेंट्स किए, जो पुराना उनका लॉ था उसमें अमेंडमेंट्स मतलब थोड़े चेंजेस किए। उसमें क्या हो रहा है कि ये अमेंडमेंट्स की वजह से जो गूगल के कुछ स्टोर के ऐप्स है, कौन से एप्पल हो गया, ओके, और गूगल हो गया, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये लोगों से बहुत ज्यादा एक्सॉर्बिटेंटली चार्ज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, किसके लिए, जो भी पेमेंट वो कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है, 25%, 30% पैसा ले रहे, तो बहुत ज्यादा पैसे लेने की वजह से अभी उनको कंट्रोल में लाने के लिए साउथ कोरिया ने ये लॉ पास किया, जिसको एंटी गूगल लॉ भी बोला जा रहा है। द न्यू लॉ इज ऑल्सो अ चेक ऑन द अनफेयर यूज ऑफ मार्केट पोजीशन, ठीक है, मार्केट पोजीशन के ऊपर अनफेयर जो यूज होता है उसके लिए भी ये चेक कर रहा है। विद डिजिटल कॉमर्स बिकमिंग यूबिक्विटस, अभी यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है, ओमनी प्रेजेंट, ठीक है, यूबिक्विटस का मतलब होगा ओमनी प्रेजेंट।
ओके, ओमनी प्रेजेंट, ये मैंने आपको बताया था। ओमनी प्रेजेंट के बारे में मैंने आपको बताया था। लाइक ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है कि हर जगह प्रेजेंट है, लाइक गॉड। ओके, ओमनी प्रेजेंट। एंड विथ गूगल एंड द एप्पल्स कंट्रोलिंग दिस एक्सपीरियंस थ्रू देयर प्लेटफॉर्म्स, इट हैज बिकम इंपेरेटिव फॉर गवर्नमेंट लॉज टू रेगुलेट देम। ठीक है, तो ये जो डिजिटल मार्केट जो है ना अभी, ठीक है, जो डिजिटल कॉमर्स है, बेसिकली कॉमर्स मतलब जो चीजें आप खरीदते बेचते हो डिजिटली, ठीक है, ये क्या हो गया है, ये उबिक्विटस हो रहा है, मतलब ओमनी प्रेजेंस हर जगह पे होने वाला है। और अभी हो क्या रहा है उसके वजह से, गूगल और एप्पल जो है ना ये पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी इन लोगों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो गया, नहीं तो ऐसे एक्सॉर्बिटेंटली ये लोग चार्ज करेंगे और लोगों को लूटेंगे। तो जरूरी अभी ये हो गया कि इन लोग को हमको कंट्रोल करना है। ठीक है, और ये इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव मतलब इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट नाउ। ठीक है, ये नेसेसरी हो गया अभी कि इनको कंट्रोल करना। विद दैट विल मूव टू आवर नेक्स्ट पैसेज। ये बहुत छोटा है बट मैंने जानबूझकर ना आधे से शुरू किया है ताकि आप इसको पढ़ो और आप समझो कि क्या लिखा है इसके बारे में। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी पैसेजेस आ जाते हैं, तो 20 सेकेंड्स का टाइमर मैं चालू कर देता हूँ। ओके, क्विकली पढ़ेंगे। लार्जली एब्सेंट इन द 1990s, कॉमा। ठीक है, अभी इसके पहले कुछ तो था पता नहीं, बट लार्जली एब्सेंट इन द 1990s। इसके अलावा क्या, अपार्ट फ्रॉम रैपिड ग्लोबलाइजेशन एंड राइजिंग एस्पिरेशंस, द फ्यूचर ऑफ द इकोनॉमी शुड बी पर्टिकुलरली व्यूड इन द बैकड्रॉप ऑफ द सिग्निफिकेंट एंड इरिवर्सिबल शिफ्ट इन द टर्म्स ऑफ रिलायंस on the global supply chain as a result of the knowledge intensive nature of business and exponential effects caused by advanced technologies under the industry 4.0। कितना बड़ा स्टेटमेंट दिया, ये तो कभी कभी आपको ऐसे आधा अधूरा स्टेटमेंट दे देगा एंड यू हैव टू थिंक यार क्या है ये सब। ठीक है, ये डिफिकल्टी लेवल का स्टेटमेंट है, मैंने इसको दिया है आपको समझने के लिए। ओके, तो कैसे ब्रेक करेंगे, देखो लार्जली एब्सेंट इन द 19, क्या एब्सेंट है मेरे को पता नहीं, तो इसको स्लैश कर लो, भूल जाओ इसको। स्टार्ट फ्रॉम हियर, अपार्ट फ्रॉम द रैपिड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, जो रैपिड ग्लोबलाइजेशन हो रहा है उसके अलावा, एंड राइजिंग एस्पिरेशंस। ठीक है, जब से ग्लोबलाइजेशन होने लग गया तो लोगों की जो इच्छाएं थी वो बढ़ने लगे, एस्पिरेशंस बढ़ने लगे। द फ्यूचर ऑफ द इकोनॉमी शुड बी पर्टिकुलरली व्यूड इन द बैकड्रॉप ऑफ सिग्निफिकेंट। तो जो फ्यूचर इकोनॉमी का, उसे हमें किसके बैकड्रॉप में देखने का है, कैसे देखने का है, कि बैकड्रॉप मतलब जो पीछे क्या चल रहा है चीजें, उनके बैकड्रॉप से हमें देखने का है। ठीक है, व्यूड इन द बैकड्रॉप ऑफ अ सिग्निफिकेंट एंड इरिवर्सिबल शिफ्ट इन द टर्म्स ऑफ रिलायंस ऑन द ग्लोबल सप्लाई चेन्स। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि अभी जो रिलायंस है, ये बैकड्रॉप क्या है कि सिस्टम में पीछे क्या चल रहा है, बैकड्रॉप में क्या चल रहा है कि जो रिलायंस है ग्लोबल सप्लाई चेन पे, ठीक है, ग्लोबल सप्लाई चेन कि सब चाइना में बन रहा है, कोई प्रोडक्ट इंडिया में बन रहे हैं और ग्लोबली एक दूसरे को हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। राइट, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक कंट्री में सब बन रहा है, नहीं, इकोनॉमी को आज ऐसा नहीं देखा जा सकता। हमें यह समझना है कि अभी एक ग्लोबल सप्लाई चेंज हो गया है और उस पर हम लोग सब रिलाई करते हैं। रिलायंस मतलब उस पर रिलाई करना। राइट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच नॉलेज इंटेंसिव नेचर ऑफ बिजनेसेस एंड एक्सपोनेंशियल इफेक्ट्स caused by the advanced technology under the industry 4.0। ठीक है, और इसके साथ हमें यह भी देखना है कि जो बिजनेसेस है, ठीक है, और वो कैसे, अभी कैसे नेचर उनका, नॉलेज इंटेंसिव बिजनेसेस बन गया अभी, कि जहां पे बहुत ज्यादा आपको नॉलेज को प्रमोट करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा नॉलेज भी लगता है आपको वो बिजनेसेस चलाने के लिए। एंड एक्सपोनेंशियल इफेक्ट्स कॉज्ड बाय द एडवांस टेक्नोलॉजी अंडर इंडस्ट्री 4.0। ठीक है, और इसके साथ क्या हो रहा है, जो इंडस्ट्री 4.0 हो रहा है, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 बोलते हैं। ठीक है, सो जो सबसे पहले हुआ था वो लंदन में हुआ था, ठीक है, ब्रिटेन में हुआ था, यूरोप में हुआ था 1.0। ठीक है, उसके बाद हमने देखा धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन आया, फिर कंप्यूटर का 90s में आया, और जो 4.0 है वो अभी 2010 में आया। ओके, सिंस द 2010s, ओके, 2010 से आ गया। Therefore, the strategies adopted since the 1990s till now may not ensure adequate returns and call for innovative approaches in public policy making। तो ये जो पूरी बातचीत चल रही थी ना, वो इसके लिए चल रही थी कि भाई अभी तक तो तुम्हारे पॉलिसीज चल रहे थे ना, ठीक है, वो जो बने हैं ना 1990s के हिसाब से बने। ठीक है, क्योंकि देखो कहां पे हुए थे, स्ट्रैटेजीज कब अडॉप्ट हुए थे, 1990s के आसपास। तो अभी ये जो चीजें चेंज हो रही है कि रिलायंस किस पे बढ़ रहा है ज्यादा, ग्लोबल सप्लाई चेन पे बढ़ रहा है। ठीक है, बिजनेस का नेचर कैसा हो गया कि नॉलेज इंटेंसिव हो गया, बहुत ज्यादा नॉलेज लग रहा है। ठीक है, बिजनेस को चलाने के लिए। तो ये बैकड्रॉप में और प्लस साइंटिफिक डेवलपमेंट भी कितनी सारी होगी ना, यहाँ पे 4.0 दिया है। 4.0 में आता क्या है, इंडस्ट्री 4.0 किसके बारे में, उसके अंदर एआई है, ठीक है, उसके अंदर डेटा माइनिंग और डेटा एनालिसिस की बातें सारी आ जाती है। ठीक है, ये सारी मशीन लर्निंग है, तो ये सारी चीजें इंडस्ट्री 4.0 में हो रहा है। तो इसके बैकड्रॉप में क्या जरूरी है कि अभी अपने को एक थोड़ा इनोवेटिव अप्रोच भी लेना है
किसमें? पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में। जो पब्लिक पॉलिसी, जो लॉज बन रहे हैं, उन्हें हमें एक इनोवेटिव अप्रोच से लेना है। तो बहुत बार ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ जाते हैं कि पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया तभी समझ में नहीं आएगा, और लास्ट के लाइन में आपको समझेगा कि अरे भाई ये पैराग्राफ किस चीज के बारे में था, राइट? कि पॉलिसी मेकिंग को सुधारने के लिए क्यों जरूरत है, तो उसके पीछे का ये रीजन है। ओके, तो यू हैव टू इंक्रीज दिस, आपका एक तो रीडिंग स्पीड भी बढ़ाने का और आपका अंडरस्टैंडिंग भी आपको बढ़ाना है, ठीक है? सो डोंट वरी, वी आर देयर फॉर यू। विद दैट मेरे को आपको एक अनाउंसमेंट भी था कि नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।